द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 161। इस समय लिन फैन बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। मौजूदा स्थिति को शांत होने में थोड़ा और समय लग रहा था। हिमराज सिंह के शरीर ने उन्हें पहले ही एक जोरदार और शक्तिशाली झटका दे दिया था और हिमराज सिंह शावक ने उन्हें और भी अविश्वासी बना दिया था। स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें शांत करने देना था ताकि वे ज्यादा उत्तेजित और चक्कर में न पड़ जाएं, जो अच्छा नहीं होगा। उनके हैरान हाव भाव देखकर लिन फैन मन ही मन मंद मंद मुस्कुराया। सचमुच ध्यान का केंद्र होने का यह एहसास अच्छा था। इस प्रभाव की लहर के साथ नामहीन शिखर की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब क्या है? जूनियर मार्शल अंकल लिन ने फैंगटियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लिंगेओ को एक सांस से भी कम समय में हरा दिया, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने इस समय धीरे से कहा। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सभी शिष्य उसे सुन सकते थे। लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ और उस आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा, उस पर ध्यान दिया। कुछ लोग जरूरत के समय मदद करते हैं, जबकि कुछ पहले से मौजूद चीजों में और भी कुछ जोड़ते हैं। कभी कभी जरूरत के समय मदद करने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है कि जो पहले से मौजूद है उसमें और कुछ जोड़ा जाए। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के बोलने के बाद भीड़ से और भी जोरदार आवाजें गूंजी। क्या? जूनियर मार्शल अंकल लिन ने फैंगटियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य को एक ही सांस में हरा दिया। फैंगटियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य के बारे में जानने वाले कुछ लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वरिष्ठ भाई, वह फैंगटियन संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य असल में कौन है और आप सब इतने हैरान क्यों हैं? वह फैंगटियन संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य वही है जिसने निषिद्ध भूमि प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ भाई तियान यू की नींव को नष्ट कर दिया था। क्या वह आदमी, क्या वह बहुत ताकतवर नहीं है? वह जूनियर मार्शल अंकल लिन का एक सांस के लिए भी सामना कैसे नहीं कर सका? हम जूनियर मार्शल अंकल लिन किस तरह के इंसान हैं? वो छोटा सा बच्चा जूनियर मार्शल अंकल लिन के हाथों में पड़कर क्या बस एक झटके से दब नहीं जाएगा? कितना संतोषजनक, सचमुच कितना संतोषजनक। जूनियर मार्शल अंकल लिन अजेय हैं। जूनियर मार्शल अंकल लिन अजेय हैं। इसी क्षण बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी शिष्यों को भी फैंगटियन संप्रदाय के शिष्य की हरकतों का पता चल गया। निषिद्ध भूमि प्रशिक्षण के दौरान एक साथ ही वरिष्ठ भाई की नींव को नष्ट करने वाले इस व्यक्ति ने उसे सभी का दुश्मन बना दिया। अब जूनियर मार्शल अंकल लिन का एक ही सांस में प्रतिद्वंद्वी को हराना वाकई बहुत संतोषजनक था। संप्रदाय गुरु यान और अन्य प्रमुख बुजुर्गों के भाव तुरंत बदल गए। अगर वे पहले आश्चर्यचकित थे तो अब वे स्तब्ध थे। वे उस फैंगटियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानते थे। अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। लेकिन अब वह लिन फैन का एक सांस भी नहीं झेल सकता था। यह संप्रदाय गुरु यान और अन्य लोग लिन फैन की स्थिति से वाकिफ थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी असाधारण रसायन विद्या प्रतिभा के अलावा उसकी अपनी ताकत भी इतनी जबरदस्त होगी, जो वाकई हैरान करने वाली थी। लिन फैन ने अपने कनिष्ठ योद्धा भतीजों की श्रद्धा भरी निगाहों को महसूस किया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर, हालांकि उसे बहुत परवाह थी, उसने बाहरी तौर पर उदासीनता का नाटक किया और हाथ हिलाया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। वह फैंगटियन संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य वास्तव में कुछ खास नहीं था, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। लिन फैन ने सोचा कि उसे थोड़ा विनम्र होना चाहिए और बिल्कुल भी घमंडी नहीं होना चाहिए। हालांकि जब संप्रदाय गुरु यान और अन्य लोगों ने लिन फैन की बातें सुनी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उनके संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली शिष्य प्रतिद्वंद्वी के हाथों मारा गया था। फिर भी इस बच्चे ने अब कहा कि प्रतिद्वंद्वी कुछ खास नहीं था, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। क्या इससे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से करारा तमाचा नहीं लगा? लेकिन अभी के लिए इसे जाने दो। लिन फैन संत संप्रदाय का सदस्य था और यह बात उनके दिलों में अटल थी। इस समय संप्रदाय प्रमुख यान आगे बढ़ा और लिन फैन के पीछे बैठी छोटी बच्ची को देखकर उत्सुकता से पूछा, इस बच्ची को क्या हुआ है? संप्रदाय प्रमुख, यह मेरी नई शिष्या जी कियाओ है, जिसे मैंने योंगटियन शहर में अपने यहाँ रखा था। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। संप्रदाय प्रमुख यान ने जी कियाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा बदलाव आया। उसने धीरे से आह भरी, एक संप्रदाय विरासत पर जोर देता है और ये। संप्रदाय प्रमुख यान ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही। वह पहले ही देख चुका था कि इस छोटी बच्ची की योग्यता अच्छी नहीं थी। संप्रदाय के भीतर उसकी योग्यता औसत ही थी, शायद किसी छोटे कर्मचारी के बराबर। वह लिन फैन को यह भी बताना चाहता था कि शिष्य चुनते समय योग्यता पर ध्यान देना जरूरी है, वरना कोई संप्रदाय ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। संप्रदाय गुरु, मैं ये बातें समझता हूँ, लिन फैन ने हल्की हंसी के साथ कहा। लिन फैन के लिए योग्यता वगैरह बिल्कुल बेकार थीं। अगर वह एक सुअर भी होता तो लिन फैन को पूरा विश्वास था कि वह उसे एक दिव्य सुअर बना सकता है। इसके अलावा इस प्यारी सी लोली में, हालांकि उसकी योग्यता थोड़ी कम थी, जीवन गुरु के रूप में उसका ये पेशा दिखावे के लिए नहीं था।
वह उसे बड़े होने पर सशक्त बनाएगा, और क्या वह हर उम्र की एक अद्वितीय प्रतिभा नहीं बन जाएगी? इस बात पर लिन फैन अभी भी बहुत आश्वस्त था। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। संप्रदाय गुरु यान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि संप्रदाय गुरु यान के लिए संप्रदाय में अचानक एक छोटी सी लोली का आना भी एक अच्छी बात थी। संप्रदाय गुरु हिमराज सिंह का शरीर संप्रदाय को सौंप दिया जाएगा। मुझे बस उसके थोड़े से फर की जरूरत है। जहां तक हिमराज सिंह शावक की बात है, मैं चाहता हूं कि वह मेरे शिष्य का साथी पशु बने। लिन फैन ने यह सब पहले ही सोच लिया था। हिमराज सिंह वास्तव में एक अच्छा क्रूर पशु था, खासकर प्राचीन क्रूर पशु स्वर प्रचंड हिमसिंह का वंशज होने के नाते। अगर उसकी रक्तवंशीय शुद्धता को परिष्कृत किया जा सके तो उसके लिए प्राचीन क्रूर पशु का गौरव पुनः प्राप्त करना असंभव नहीं था। अब वह अभी भी एक शावक ही था, इसलिए वह उसे अपने शिष्य के साथ बड़ा होने देगा। अगर इस शावक का पालन पोषण संप्रदाय द्वारा किया जाता तो इसके अपने पैतृक रूप में लौटने की बहुत उम्मीद हो सकती थी, एल्दोविया ने इस समय कहा। संप्रदाय की शक्ति के लिए किसी क्रूर पशु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मेरे शिष्य के साथ रहने वाला ये क्रूर पशु जीवन भर उसकी रक्षा कर सकता है। इसलिए एल्डर, क्षमा करें, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। लिन फैन के मन में स्वाभाविक रूप से अपने विचार थे। कनिष्ठ भाई, लिन फैन को खुद फैसला करने दें। इस बार उसकी सफल वापसी भी उसकी उपलब्धि है। हालांकि हिमराज सिंह शावक एक अच्छी बात थी, लेकिन संप्रदाय के लिए यह अनावश्यक था। इस मामले पर उसका दिल ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं थी। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, लिन फैन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। बाद में मैं किसी को पशु वशीकरण विधि भेजूंगा। आप इसे अपने छोटे शिष्य को दे सकते हैं। हिमराज सिंह स्वाभाविक रूप से क्रूर होते हैं, लेकिन इस पशु वशीकरण विधि से उन्हें वश में किया जा सकता है, संप्रदाय गुरु यान ने कहा। एल्डर यू और इस घेरे में शामिल शिष्यों के समूह ने हिमराज सिंह शावक को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें आज भी उस दिन हिमराज सिंह के कृत्य साफ साफ याद थे। वे बिल्कुल अमानवीय थे, बिना किसी कारण के। उस पर्वत शिखर को सचमुच यातना दी गई और नष्ट कर दिया गया, जो सचमुच एक वीरान दृश्य था। यह अभियान पूर्णता में संपन्न हुआ और शिष्य संतुष्ट होकर विदा हुए। आज की घटनाएं अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक थीं और पूरा संत संप्रदाय आनंद से भर गया। और लिन फैन उस समय झांग एगो और अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, नामहीन शिखर की ओर लौट रहा था। संप्रदाय गुरु, क्या अब से यही हमारी नई कनिष्ठ बहन है? रास्ते में झांग एगो की नज़रें कभी कभी कैज़िकियाओ को घूर रही थीं। उस अश्लील नज़र ने छोटी लोली कैज़िकियाओ को बहुत डरा दिया। इस संप्रदाय गुरु के इरादे के अनुसार वह आपकी वरिष्ठ बहन हो सकती है, लिन फैन ने मंद मुस्कान के साथ कहा। नहीं संप्रदाय गुरु, कनिष्ठ बहन बेहतर है। इस तरह हम भविष्य में उसकी और ज्यादा देखभाल कर सकेंगे। झांग एगो तुरंत चिल्लाया। ठीक है, अब से तुम सब छोटी बहन का ध्यान रखना। उसे तंग मत करना, वरना तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। लिन फैन पहले ही झांग एगो और बाकियों से उम्मीद खो चुका था। वे जितने ज्यादा समय यहाँ रहे उतने ही ज्यादा चालाक होते गए। उसे भविष्य में अपनी छोटी लोली शिष्या का ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन करना होगा और उसे ऐसी बुरी आदतें बिल्कुल नहीं अपनाने देनी होंगी। वरना जरा सोचिए, भविष्य में उसकी इकलौती शिष्या जहां भी जाती, एक दिखावटी आभा बिखेरती, दिखावटी व्यवहार करती हुई बाहर निकलती। कितना दुखद, कितना वीरान होगा वह नामहीन शिखर। लिन फैन के निवास पर झांग एगो और अन्य शिष्य उस समय युद्ध की रिपोर्ट कर रहे थे। संप्रदाय गुरु, आपके जाने के बाद से मैं और मेरा कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई तियान यू का ब्रेन वॉश करने के आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। पिछले आधे महीने में मेरे कनिष्ठ भाई और मैंने 3 बार बहस की और जानबूझकर 4 बार उनका ब्रेन वॉश किया। इसका प्रभाव उल्लेखनीय था। वरिष्ठ भाई तियान यू को अब तक होश आ जाना चाहिए था, झांग एगो ने अपने प्रभावशाली परिणामों का बखान करते हुए बताया। यह उनका पहला सहयोग था और परिणाम बहुत ही सुखद रहे। लिन फैन ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में सिर हिला रहा था। वह झांग एगो और अन्य शिष्य की रिपोर्ट से बहुत संतुष्ट था और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तियान यू का इस जगह को छोड़ना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण सपना था। ये खुली चुनौती नहीं है जिससे कोई डरता है, बल्कि अंधेरे में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने इस संप्रदाय गुरु को निराश नहीं किया, लिन फैन ने खुशी से हंसते हुए कहा। लेकिन लापरवाही मत करो, यह एक महत्वपूर्ण समय है, इसलिए तुम्हें अभी आराम नहीं करना चाहिए। हाँ, झांग एगो और दूसरे शिष्य ने सिर हिलाया। फिर झांग एगो हिचकिचाया, मानो वह बोलना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक लिया। ये संप्रदाय गुरु, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। झांग एगो के वर्तमान व्यवहार को देखकर लिन फैन कैसे नहीं समझ सकता था कि उसका क्या मतलब था। वह निश्चित रूप से बड़े प्रशंसक भाई दिव्य गोली मांग रहा था, लेकिन लिन फैन के पास अभी कोई कच्चा माल नहीं था, तो उसके पास कोई तैयार स्टॉक कैसे हो सकता था। मैं तुम्हें कल जो चाहिए वो दूंगा।
अभी के लिए जाओ और छोटी बहन के कमरे को साफ करो। मेरे लिए कमरे के अंदर के सभी नुकीले किनारों को पीस दो। अब जब वह आखिरकार एक छोटी लोली को अपना शिष्य बनाने में कामयाब हो गया था, तो लिन फैन स्वाभाविक रूप से उसे संजोना चाहता था। हाँ, झांग एर्गो और दूसरे शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया, फिर पीछे हट गए। उनके लिए छोटी बहन के प्रति सांप्रदायिक गुरु की सजगता सचमुच ईर्ष्यालु थी। इस समय लिन फैन ने हिमराज सिंह शावक को बाहर निकाला, उसकी आंखें चमक रही थीं। हिमराज सिंह प्राचीन क्रूर पशु स्वर प्रचंड हिमसिंह का वंशज था। हिमराज सिंह शावक को स्वर प्रचंड हिमसिंह बनाने के लिए उसके वंश को शुद्ध करना आवश्यक था। हालांकि एक क्रूर पशु के लिए अपने वंश को बढ़ाने के लिए आत्मसाधना के अलावा दिव्य गोलियों का सेवन करना भी एक अन्य तरीका था। इस समय लिन फैन के सामने हिमराज सिंह सार रक्त की एक बूंद तैर गई। यह शावक की मां का सार रक्त था, जिससे शावक को बहुत लाभ हुआ। नींद में डूबा शावक एक जानी पहचानी खुशबू सूंघते हुए अपनी पलकें नहीं खोल सका, बल्कि अपनी गुलाबी जीभ बढ़ाकर लिन फैन की हथेली को धीरे से चाटने लगा। लिन फैन ने शावक को जमीन पर लिटा दिया और उसके दाहिने हाथ से अचानक एक ज्वाला फूट पड़ी। फिर उसने शुद्धिकरण के लिए उसमें रक्त सार डाला। हालांकि शावक को रक्त सार की इस बूंद को पीने देना उसके लिए बहुत मददगार होता। आखिरकार ये सिर्फ हिमराज सिंह का रक्त सार था, न कि स्वर प्रचंड हिमसिंह का रक्त। रक्त सार एक क्रूर जानवर का महत्वपूर्ण सार है। हालांकि शुद्धिकरण के बाद इसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी, फिर भी इस रक्त सार की बूंद से एक प्राचीन क्रूर जानवर का रक्त निकालना निश्चित रूप से संभव होगा। रक्त सार की बूंद लौ में तड़क रही थी, धीरे धीरे गाढ़ा होकर अपने मूल आकार का केवल 1/3 रह गई। डिंग! स्वर प्रचंड हिमसिंह रक्त की एक बूंद निकालने के लिए बधाई। इस समय मूल रूप से लाल रंग का रक्त सार सुनहरा हो गया था। लिन फैन को उसमें से प्राचीन क्रूर जानवर की भव्यता का आभास हुआ। बस हो गया। इस क्षण लिन फैन का हृदय आनंद से भर गया। हालांकि यह रक्त की एक साधारण बूंद थी, ये स्वर प्रचंड हिमसिंह का रक्त था। अगर यह शावक इसे पी लेता तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा होता। वर्तमान संसार में प्राचीन क्रूर पशु बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। हिमराज सिंह के अपने पूर्वज रूप में वापस लौटने की संभावना बहुत कम थी। संत संप्रदाय भी केवल ये कहने का साहस कर सकता था कि उन्हें कुछ विश्वास है, 100% नहीं। और इस कुछ विश्वास के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का उपभोग करना पड़ता। यदि ये विशाल संसाधन शिष्यों पर खर्च किए जाते तो कौन जाने कितने छोटे आकाश लोक के शिष्यों का पालन पोषण हो पाता। इस समय हिमराज सिंह शावक ने अचानक कई चीखें निकाली, मानो कोई उसे आकर्षित कर रहा हो। हालांकि वह खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी उसके चारों अंग जोर से जमीन पर फिसल रहे थे। लिन फैन मुस्कुराया, एक हाथ से हिमराज सिंह शावक का मुंह खोला और उसमें रक्त की बूंद डाल दी। छोटू, अब से तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। हिमराज सिंह शावक द्वारा रक्त की यह बूंद पीने के बाद उसके लकवाग्रस्त से चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसका असली बर्फ जैसा सफ़ेद फर और भी सफ़ेद और चमकदार हो गया, यहाँ तक कि एक हल्की चमक के साथ झिलमिला रहा था, पहले से काफ़ी बदल गया था। लिन फैन ने फिर शावक को वापस अपने बैग में रख लिया। जूनियर मार्शल अंकल लिन, ये वही चीज़ है जो संप्रदाय गुरु ने आपके लिए भेजी है। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई। अंदर आओ, लिन फैन ने कहा। जो व्यक्ति आया है वह संप्रदाय गुरु का शिष्य होना चाहिए। लिन फैन ने वस्तुओं को देखा, एक पशु वशीकरण साधना तकनीक और कुछ हिमराज सिंह फर। लिन फैन को जानवरों को वश में करने की साधना तकनीक में कुछ रुचि थी, और हिमराज सिंह का फर रक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री थी। ये फर लिन फैन के लिए बेकार थे, लेकिन उनके छोटे शिष्य के लिए ये बहुत उपयोगी थे। डिंग! जानवरों को वश में करने की साधना तकनीक, जानवरों को वश में करने की कला की खोज के लिए बधाई। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? सीखें। इस समय लिन फैन के मन में पहले से अज्ञात ज्ञान की बाढ़ आ गई। इसमें बताया गया था कि कैसे दुष्ट जानवरों को वश में करके उन्हें अपने साथी जानवरों में बदला जा सकता है। एक तथाकथित साथी जानवर तब होता है जब एक मार्शल कलाकार किसी दुष्ट जानवर के बच्चे को अपने संरक्षक में बदलने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग करता है। यदि स्वामी मर जाता है तो साथी जानवर भी मर जाता है, लेकिन साथी जानवर की मृत्यु से मार्शल कलाकार को कोई नुकसान नहीं होता है। बात बस इतनी है कि यह साधना तकनीक शक्तिशाली लगती थी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार थी। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट शावक को पालने में समय लगाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा जहां एक और क्रूर जानवरों के शावक आसानी से मिल जाते थे, वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली क्रूर जानवरों के शावकों को पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए मौजूदा मार्शल आर्टिस्टों के लिए उस समय को बचाना और अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर था। डिंग! जानवरों को वश में करने की कला जीवन गुरु उपपेशे से जुड़ी है और इसका विलय किया जा सकता है। क्या आप इन्हें प्रशिक्षक उपपेशे में विलय करना चाहते हैं? लिन फैन पहले इस पर शोध करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिस्टम का संकेत सुनते ही उसका दिल तुरंत भारी हो गया। प्रशिक्षक, प्रशिक्षक,
इस समय लिन फैन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। ये प्रशिक्षक किस तरह का उपपेशा था? सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था। इस समय लिन फैन के मन में कुछ अप्रिय विचार आए, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। नामहीन शिखर के संत दानव संप्रदाय के छठे संप्रदाय गुरु के रूप में उसके मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते थे? वह एक सर्वोच्च सम्राट होगा जिसका सभी सम्मान करेंगे, जो ऊंचा और गौरवान्वित होगा। वह उत्तराधिकारी जो पतित संत दानव संप्रदाय को गौरवशाली दाव की ओर वापस ले जाएगा। इस तरह का उपपेशा सिर्फ अपने नाम से ही स्पष्ट रूप से एक अच्छा कौशल नहीं था। एक प्रतिष्ठित और निष्ठावान व्यक्ति होने के नाते वह इस तरह के कौशल को कैसे फ्यूज कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूज। इस समय लिन फैन गंभीर था और उसके मन में अभी अभी जो भी झिझक पैदा हुई थी उसे पूरी तरह से दूर कर दिया। लिन फैन के विचार में लोग कुलीनता या नीचता से विभाजित नहीं होते और कौशल न्याय या बुराई में विभाजित नहीं होते। सब कुछ स्वयं उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। और यह उपपेशा प्रशिक्षक निश्चित रूप से जियाओए के हाथों में चमकेगा, अनगिनत प्रतिभाओं को निखारेगा और दुनिया को लाभान्वित करेगा। डिंग। सफल फ्यूजन के लिए बधाई। प्रशिक्षक। कोई पद नहीं। प्रशिक्षक स्वर्ग के नीचे सभी चीजों को वश में करता है, सफलता के लिए प्रयास करता है। एक प्रशिक्षक आभा के साथ आता है। इस क्षण लिन फैन ने गहरी सांस ली। गुरु, आपका उद्देश्य क्या है? अब लिन फैन को बस बेचैनी का एहसास हो रहा था। व्यवस्था दिन ब दिन आलसी होती जा रही थी, उसे बिना किसी पूर्ण परिचय के एक नया कौशल दे रही थी। शायद वह ये सब खुद ही समझ सकता था। इस क्षण लिन फैन ने दरवाज़ा खोला, इस गुरु के अद्भुत उपयोगों को परखने के लिए एक अच्छी जगह जाने की तैयारी में। बाहर नज़ारा बेहद खूबसूरत था, ऊंचा आसमान और विशाल ज़मीन। उसका प्यारा शिष्य अब गहरी नींद में सो रहा था। चूंकि उसने इस शिष्य को स्वीकार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना था। इस क्षण लिन फैन ने झांग एगो की उदास पीठ देखी। जिस पत्थर की बेंच पर वह कभी बैठता था उस पर बैठा पूरी दुनिया को निहार रहा था। लिन फैन धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह झांग एगो के दिल में अकेलेपन को महसूस कर सकता था। एर्गो, तुम किस बारे में सोच रहे हो? लिन फैन झांग एर्गो के पीछे खड़ा था, उसके अप्रिय चेहरे को देखते हुए, और धीरे से पूछा। संप्रदाय गुरु, मैं आगे के रास्ते के बारे में सोच रहा हूँ। लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एर्गो, जिसे आमतौर पर शिष्टाचार का कोई बोध नहीं होता, उसके साथ ऐसा क्षण आएगा। बस यह नहीं चलेगा एर्गो, तुम्हारी निराशा इस संप्रदाय गुरु को संप्रदाय का भविष्य देखने में असमर्थ बना रही है। लिन फैन ने धीरे से और असहाय होकर आह भरी। अचानक दुनिया के इस हिस्से में एक मायावी दबाव छा गया। यह आभा बहुत मंद थी, इतनी मंद कि दूसरे इसे मुश्किल से पहचान पा रहे थे, और यहाँ तक कि लिन फैन को भी इसका एहसास नहीं हुआ। झांग एर्गो, जो उदास महसूस कर रहा था, ने तुरंत अपना भाव बदल दिया। उसकी आंखों में शर्म की भावना भर गई और फिर मानो चेहरा बदलते हुए वह तुरंत खड़ा हो गया। संप्रदाय गुरु, मैं अभी साधना करने जा रहा हूँ। मैं संप्रदाय गुरु को संप्रदाय का भविष्य जरूर दिखाऊंगा, झांग एगो ने गंभीर भाव से कहा, और फिर लिन फैन के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना वह तुरंत अपने कमरे में लौट गया। लिन फैन इस पल थोड़ा स्तब्ध था, थोड़ा उलझन में था। क्या यह अभी उपपेश प्रशिक्षक की शक्ति थी? लिन फैन अभी भी थोड़ा अस्पष्ट था। फिर उसने उन विचारों को त्याग दिया और संप्रदाय के दंड कक्ष की ओर चल पड़ा। दंड कक्ष वह जगह थी जहां दंड दिया जाता था। इसमें गलतियां करने वाले शिष्यों के साथ साथ दूसरे संप्रदायों के कुछ जासूस भी रखे जाते थे। जब लिन फैन दंड कक्ष में पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर मौजूद शिष्यों ने भी उसे देखा। संप्रदाय में लिन फैन काफी प्रसिद्ध था। हालांकि सभी ने उसे नहीं देखा था, उसका नाम सभी जानते थे, और यह शिष्य बाहरी संप्रदाय का एक शिष्य था जिसे लिन फैन को देखने का सौभाग्य मिला था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। जूनियर मार्शल अंकल लिन, आप यहाँ क्यों हैं? बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने पूछा। मेरे कनिष्ठ भतीजे, मैं उन कनिष्ठ भतीजों से मिलने आया हूँ जो अंदर कैद हैं। हालांकि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन ये कनिष्ठ मार्शल अंकल भी चाहते हैं कि वे जल्द ही पश्चाताप करें और फिर से दिन का उजाला देखें, लिन फैन ने झूठ बोलते हुए कहा, जो दुनिया में बेजोड़ है। हालांकि प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य के लिए वह बहुत भावुक हो गया। उसने कनिष्ठ मार्शल अंकल के ऐसे हृदय की अपेक्षा नहीं की थी, जो वास्तव में सम्मानजनक था। कनिष्ठ मार्शल अंकल, ये कनिष्ठ भतीजा आपको याद दिलाना चाहता है कि यहाँ कैद सभी शिष्य दुष्ट और दुष्ट हैं, उन जानवरों की तरह जिन्होंने अपनी मानवता खो दी है, पहरा दे रहे शिष्य ने कहा। लिन फैन मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहा, हाँ। लिन फैन के लिए अगर प्रतिद्वंद्वी इतने कमजोर हों कि प्रशिक्षक उपपेशे की परीक्षा न ले सकें तो ये सचमुच निरर्थक होगा। क्रूर पागल लोग तो और भी उपयुक्त थे। लिन फैन फिर अंदर चला गया।
यह एक तहखाना जैसा था, घुमावदार और घुमावदार, दोनों तरफ कई कोठरियां थीं जिनमें कई कैदी थे। अंदर हत्या की नीयत ऊंची उठ रही थी, मानो नौ पाताल लोक का नर्क हो। कोई भी अन्याय के लिए नहीं चिल्ला रहा था, बस जंगली जानवरों जैसी दहाड़ें और डरावने शब्द थे। मार डालो, मार डालो। लिन फैन धीरे धीरे अंदर चला गया। आगे एक रोशनी थी और चाबुकों की आवाज़ लिन फैन के कानों तक पहुंच रही थी। जब लिन फैन अंदर गया तो उसने एक नग्न शिष्य को एक काले लोहे के खंभे से बंधा हुआ देखा, जबकि एक अन्य शिष्य उसे एक विशेष चाबुक से बुरी तरह पीट रहा था। हाँ, जब मैं मी क्योंग की बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हारे सारे सिर उखाड़ दूंगा और उन्हें गेंदों की तरह लात मारूंगा। आओ, मुझे मारो, जोर से मारो। लोहे के खंभे से बंधे शिष्य की मांसपेशियां उभरी हुई थीं, वह गंजा था और उसकी भयंकर जानवर जैसी आंखें थीं। इस समय लिन फैन के प्रवेश ने स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। ओह, जूनियर मार्शल अंकल लिन, आप क्यों आए हैं? वहां बैठा एक शिष्य तुरंत खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उसके पास गया। हाँ, मैं देखने आया था। ये व्यक्ति कौन है? लिन फैन ने लोहे के खंभे पर बैठे शिष्य की ओर इशारा करते हुए पूछा। जूनियर मार्शल अंकल, ये व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है, जो पहले संप्रदाय का एक विलक्षण विद्वान था। निषिद्ध भूमि प्रशिक्षण के दौरान एक खजाना हथियाने के लिए इसने एक साथी जूनियर भाई की बेरहमी से हत्या कर दी, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने आक्रोश से कहा। इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? लिन फैन ने पूछा। 6 साल तक कोड़े मारने, साधना समाप्त करने और संत संप्रदाय से निष्कासित करने के बाद लिन फैन आगे बढ़ा। उसकी नज़र लोहे के खंभे से बंधे मी क्योंग की पर टिकी थी और वह उसे गौर से देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चपटा करके पैनकेक नहीं बना दूंगा? मी क्योंग के चेहरे पर पागलपन का भाव था, वह सचमुच कुछ हद तक विक्षिप्त था। थप्पड़। जूनियर मार्शल अंकल लिन का अनादर मत करो। उसके बगल में बैठे शिष्य ने अचानक अपना कोड़ा उठाया और मी क्योंग के शरीर पर जोर से मारा। हा, मी क्योंग ने कोड़ा खाया और जरा भी परवाह न करते हुए जोर से हंसा। हालांकि उसकी पूरी साधना पुरखों द्वारा मुहरबंद थी, फिर भी उसके शरीर की शक्ति एक अमानवीय स्तर पर पहुंच गई थी। निम्न दिव्य स्थिति क्षेत्र, मुहरबंद का उच्च स्तर। लिन फैन ने आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में ये सबसे ऊंची साधना देखी थी। लिन फैन इस बात पर दुखी हुए बिना नहीं रह सका कि यह मी क्योंग की वास्तव में संत संप्रदाय का एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वर्तमान में संत संप्रदाय का एक भी आंतरिक संप्रदाय शिष्य ऐसा नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। ये देखते हुए कि वर्तमान संत संप्रदाय के शिष्यों को अन्य संप्रदायों द्वारा कैसे पराजित किया जा रहा था, अगर इस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की होती तो शायद स्थिति बहुत अलग होती। कितना अफसोस है, सचमुच अफसोस है। लिन फैन ने बेबसी से सिर हिलाया। निम्न दिव्य पद क्षेत्र का एक उच्च स्तरीय, एक संप्रदाय का प्रतिभाशाली, वह अपने साथी शिष्यों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये सचमुच निराशाजनक है। मैं जिसे चाहूं मार दूंगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मी क्योंग ने क्रूरता से कहा। उसके गंजे सिर की नसें उभर आई थीं, वह बहुत क्रूर लग रहा था। जूनियर मार्शल अंकल, यह माहौल गंदा है, आपको पहले वापस जाना चाहिए। पूछताछ कर रहे शिष्य की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। इस आदमी ने जूनियर मार्शल अंकल लिन का अपमान करने की हिम्मत की। जूनियर मार्शल अंकल लिन के जाने के बाद वह उन्हें जरूर कष्ट देगा। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि यह शिष्य बेहद क्रूर है, मुझे लगता है कि इसका विवेक पूरी तरह से नहीं गया है। शायद उसे अभी भी बचाया जा सकता है, लिन फैन ने इस समय हाथ हिलाते हुए कहा। जूनियर मार्शल अंकल, वह पूरी तरह से पागल है। असल में उसका अपराध मौत का हकदार था, लेकिन संप्रदाय गुरु ने संप्रदाय में उसके योगदान को याद करते हुए दयापूर्वक उसकी जान बख्श दी, बस उसकी साधना समाप्त कर दी और उसे खुद की देखभाल करने दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मी क्योंग की किसी की दया की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं पुनर्जन्म लूंगा और तुम सबको मारने के लिए वापस आऊंगा। मी क्योंग ने हिंसक रूप से संघर्ष किया। इस समय लिन फैन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, हमेशा यही महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं है। अपने पिछले जन्म में लिन फैन ने अनगिनत किताबें पढ़ी थीं। इस तरह का व्यक्ति पूरी तरह से एक अंधकार में नायक का प्रतिरूप था। उच्च साधना, अभिमानी, प्रबल हत्या की मंशा और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मृत्यु से नहीं डरता था। आमतौर पर खलनायक मृत्यु का सामना करते समय दया की भीख मांगते हैं, लेकिन यह मी क्योंग बिल्कुल भी नहीं डरता था। एक समस्या है, बिल्कुल एक समस्या। शायद उसे कोशिश करनी चाहिए। जूनियर मार्शल अंकल, देखो, ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल है, शिष्य ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, जियाओ ये कोशिश करना चाहता है। तुम सब पहले बाहर जाओ, लिन फैन ने शिष्य के हाथ से चाबुक लेते हुए कहा। हाँ, शिष्य ने सिर हिलाया। अब जब इस व्यक्ति की साधना निश्चित हो गई है तो उसे जूनियर मार्शल अंकल के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जहां तक जूनियर मार्शल अंकल का ये कहना कि वह इस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, ये बिल्कुल असंभव था।
इस प्रतिभाशाली शिष्य के बारे में संप्रदाय पहले हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इतने सालों में मी कियोंग की लगातार पागल होती जा रही थी, पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल रही थी। बाहर कई शिष्य आपस में फुसफुसाए, वरिष्ठ भाई, जूनियर मार्शल अंकल का इससे क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मी कियोंग की सचमुच बदल सकती है? एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने उलझन में पूछा। मुझे नहीं पता कि कनिष्ठ मार्शल अंकल क्या करना चाहते हैं, लेकिन मी कियोंग को बिल्कुल भी नहीं सुधारा जा सकता। एक बार संप्रदाय गुरु स्वयं भी आए थे, फिर भी इस व्यक्ति ने संप्रदाय गुरु के सामने ये कहते हुए अहंकार दिखाया कि वह संत संप्रदाय के सभी शिष्यों को मार डालना चाहता है। ये बात एल्डर को बतानी चाहिए। हालांकि मी कियोंग की साधना सीलबंद है, फिर भी वह एक खतरनाक व्यक्ति है। सचमुच। ... इस समय कमरे के अंदर लिन फैन ने मी कियोंग को ध्यान से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बच्चा, मेरी तरफ देखो। इस समय लिन फैन बुदबुदाया, उसकी नज़र मी कियोंग पर टिकी हुई थी। तुम्हें किस लिए देख रहा हूँ? मी कियोंग दहाड़ा, उसकी क्रूर निगाहें लिन फैन पर टिक गईं। काश वो लिन फैन का सिर मरोड़ देता। क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत थे? लिन फैन ने कोड़ा पकड़ते हुए तेजी से पूछा, जिससे भिनभिनाहट जैसी आवाज आई। मैं मी कियोंग लोगों को मारते समय कभी गलत नहीं समझा। क्रैक। मी कियोंग का भौतिक शरीर कठोर था, बिना किसी बल के ये सचमुच काम नहीं करता। इसके अलावा ये स्थिति लिन फैन ने सोच समझकर चुनी थी। लिन फैन के वर्तमान अनुभव के आधार पर इस निर्देश से उसे शर्म आनी चाहिए और फिर उसके चरणों में झुक जाना चाहिए। इस समय मी कियोंग दुखद रूप से चीखा और उसकी उग्र आंखों में अविश्वास का एक अंश प्रकट हुआ। प्रमुख उपलब्धि पर अपने भौतिक शरीर के साथ वह दर्द कैसे महसूस कर सकता था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मी कियोंग अब पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन उनकी अपनी साधना बंद थी और उनके अंग बंधे हुए थे, इसलिए वे सिर्फ लोहे की जंजीरों को जोर से खटखटा सकते थे। लिन फैन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रशिक्षक का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लिन फैन कुछ देर सोचता रहा, लेकिन ये पुष्टि करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि क्या ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। इसी समय लिन फैन ने चाबुक उठाया और उसकी पूंछ ने किसी आध्यात्मिक सांप की तरह चारों बेड़ियां खोल दी, जिससे मी कियोंग जमीन पर गिर पड़े और आज़ाद हो गए। मी कियोंग ने अपने हाथों से खुद को सहारा दिया, न ऊपर देखा, नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा तेजी से जल रहा था। मेरे लिए मर जाओ। मी कियोंग इस समय, चाहे उनके पास साधना हो या न हो, हताश होकर लिन फैन की ओर दौड़े। अभिमानी। तभी लिन फैन दहाड़ा, उसके हाथ में पकड़ा चाबुक हवा में दो लहरें पैदा कर रहा था, मानो बिजली कड़क रही हो, और मी कियोंग के चेहरे पर जोरदार तड़तड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। तभी मी कियोंग जो उठने ही वाली थी, अचानक महसूस किया कि माहौल बदल गया है। पूरे कमरे में एक अवर्णनीय दबाव छा गया। इस दबाव ने मी कियोंग के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। यह एहसास, मी कियोंग ने अपनी छाती पकड़ ली, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इस समय लिन फैन ने मी कियोंग की असामान्यता देखी और थोड़ा चौंक गया। क्या हो सकता है कि प्रशिक्षक का कार्य प्रभावी हो गया हो? और लिन फैन की नज़र में यह मी कियोंग पूरी तरह से जिद्दी व्यक्ति था। उसे सफलतापूर्वक निर्देश देने के लिए ऐसा लग रहा था कि कुछ कठोर प्रयास आवश्यक थे। इस समय लिन फैन आगे बढ़ा, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, उसकी छाती पर जोर से पैर रखा और दहाड़ा, मुझे देखो, मत देखो। मी कियोंग को इस समय अपने दिल में एक डर का एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका अडिग दिल सचमुच डर गया था और वह समर्पण करने की इच्छा भी कर रहा था। लिन फैन ने ठंडी सांस ली, अपनी कलाई मरोड़ी और कोड़ा एक कुंडलित सांप की तरह मी कियोंग की जांघों के चारों ओर कसकर लिपट गया। मी कियोंग दुख से चीखा, उसकी जांघें कसकर बंधी हुई थीं, मानो खून से लथपथ होकर फटने ही वाली हों। ये सजा लिन फैन का पहला प्रयोग था। वह थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन एक नए उपपेशे के साथ प्रयोग करने के लिए ये कैसी बात थी? मुझे देखो। लिन फैन फिर दहाड़ा और उसके हाथ का कोड़ा जोर से उठा, जिससे मी कियोंग बार बार चीखने लगी, मानो वह हिस्सा टूटने ही वाला हो। मी कियोंग ने ऐसी अमानवीय सजा पहले कभी नहीं देखी थी। अब इस बार मी कियोंग को ऐसा लगा जैसे वह नष्ट हो गया हो। बाहर इंतजार कर रहे शिष्यों ने अंदर से आ रही दुखद चीखें सुनकर अपने सिर में झुनझुनी महसूस की। जूनियर मार्शल अंकल आखिर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार मी कियोंग को इतनी दुखद चीखें सुनते सुना है। हाँ, लगता है जूनियर मार्शल अंकल ने अपनी चाल चल दी है। इस मी कियोंग को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। जूनियर मार्शल अंकल को नाराज करना तो बस मौत को दावत देना है। अल्पविराम डॉट, मेरी तरफ देखो। इस समय मी कियोंग ने धीरे से अपना सिर घुमाकर लिन फैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी जांघों में लगातार हो रही जलन ने उसे शर्मिंदगी का एहसास कराया।
क्या तुम्हें अब भी पता है कि तुम गलत थे? लिन फैन ने पूछा। मैं, मी क्योंकि कभी गलत नहीं होता, मी क्योंकि दहाड़ा अभी भी बहुत घमंडी। हालांकि उसने लिन फैन से सीधे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। कोई प्रगति नहीं। इस समय लिन फैन गुस्से से भर गया। उसने मी क्योंकि को हवा में लात मारी, फिर चाबुक घुमाया जिससे मी क्योंकि पलट गई। मेरे लिए लेट जाओ। लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि इस पल कुछ गड़बड़ है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वह बस खुद को संभाल सकता था और आगे बढ़ सकता था। धमाका! मीकी उनकी ऊंचाई से गिर पड़ा, दोनों घुटनों के बल उसके हाथ जमीन पर टकरा रहे थे। लिन फैन के हाथ में चाबुक, मानो उसकी आंखें हों, ने तुरंत मीकी उनकी की पैंट उतार दी। धमाका! धमाका! चाबुक एक आध्यात्मिक सांप की तरह हवा में लहरें पैदा कर रहा था। मीकी उनकी की पीठ पर एक के बाद एक चाबुक मार रहा था। प्रशिक्षक विशेष प्रभाव बोनस के साथ साधारण चाबुक एक धारदार हथियार की तरह था, जिसने मी क्योंकी की पीठ पर अमिट लाल निशान छोड़ दिए। इस क्षण मी क्योंकी के हाव भाव तुरंत बदल गए। हर चाबुक के साथ मी क्योंकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका आंतरिक स्वर एक बार नष्ट हो गया हो। नहीं नहीं, मैं गलत था। इस समय मी क्योंकी, जो बहुत घमंडी थी, ने आखिरकार दुखद रूप से स्वीकार किया कि वह गलत थी। लिन फैन ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इस तरह का अमानवीय दुर्व्यवहार देखना असहनीय था। लेकिन ठीक इसी समय लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डिंग! प्रशिक्षक का पहला उत्तम निर्देश आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, जिसमें परम गहन सत्य एरियल फ्रीस्टाइल विपिंग भी शामिल है। डिंग! सिस्टम ने स्वायत्त रूप से एक उत्तम शिक्षण सामग्री प्रदान की है। मेजबान, कृपया पलकें न झपकाएं और मन लगाकर अध्ययन करें। क्या बात है? नहीं, लिन फैन तुरंत हक्का बक्का रह गया। जियाओ ये कोई सैडिस्ट नहीं है। लेकिन इस समय सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। लिन फैन अपनी पूरी ताकत से विरोध करना चाहता था, फिर भी उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसकी जानी पहचानी हरकतें, व शांत आभा, मानो 1000 बार बदल गई हो। लिन फैन ने अपने हाथ फैलाए, एक गहरी सांस ली और उसके हाथ का कोड़ा सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तिरछी नज़र मानो सब कुछ देख रही थी, शून्य लोक की परतों को भेद रही थी, गहन सत्य के सार को देख रही थी, और उस सार के मूल को समझ रही थी। गहन सत्य, हवाई कल्पना कोड़े। लिन फैन के होंठ थोड़े से खुले, धीरे से ये शब्द बोले, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। अजगर और सांप नाच रहे थे, आकाश और धरती हिल रहे थे, कोड़ों ने आकाश को भर दिया था। मीकियों की किसी अदृश्य शक्ति द्वारा शून्य लोक में जमी हुई लग रही थी। उसके अंग फैल गए थे, उसके कपड़े इस क्षण उड़ गए थे, जिससे वह पूरी तरह से नंगा हो गया था। बेतहाशा नाचता हुआ चाबुक, जिसका आकार अगोचर था, गरजती हुई आवाज के साथ शून्य लोक को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मीकियोंकी ने अपने सामने सब कुछ देखा, उसका अहंकारी और क्रूर भाव गायब हो गया, उसकी जगह शुद्ध भय ने ले ली। मैं गलत था, नहीं। प्लीज! धमाका! लिन फैन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, देखने में असमर्थ, लेकिन उसे परम गहन सत्य को समझना था। भले ही उसके सामने का दृश्य कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, कला के लिए, भविष्य के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, लिन फैन तैयार था। अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? इस समय कमरे में केवल हवा में चीरते हुए चाबुक की आवाज और मीकियोंकी की चीखें गूंज रही थीं। दोनों धुनें मिलकर एक अनोखी स्वर्गीय ध्वनि बना रही थीं। लिन फैन के हाथ में चाबुक एक के बाद एक समझ से परे चटकने वाली आवाजें निकाल रहा था, लेकिन अब लिन फैन समझ गया था। वश में करने का परम गहन सत्य दूसरों को अपमानित करने के बारे में नहीं था, बल्कि सभी प्राणियों को जीवन के उज्ज्वल मार्ग की ओर ले जाने के बारे में था। केवल अपने दुखों का अनुभव करके ही कोई सत्य को देख सकता है। लिन फैन के हृदय में एक बोध हुआ, लेकिन एक क्षण बाद ही लिन फैन ने असहाय होकर आह भरी। वह सचमुच अब और कुछ नहीं कर सकता था। वश में करने का ये परम गहन सत्य पूरी तरह से दुर्व्यवहार था। ... एक क्षण बाद गहन सत्य समाप्त हो गया और लिन फैन अपनी शिक्षा से जागा। चोटिल और घायल मीकियोंकी को देखकर लिन फैन की आंखों में अपराधबोध की झलक दिखाई दी। उसके पूरे शरीर पर लाल, लंबे कोड़े के निशान थे। हर कोड़े का निशान अपमान था। किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए ये कृत्य उसकी जान लेने जैसा था। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। अब से मैं निश्चित रूप से आज्ञाकारी रहूंगा। तभी मीकियोंकी, नंगी, रेंगती हुई, लुढ़कती हुई आई। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी, जिससे ऐसा नज़ारा बन गया था कि किसी को भी दया आ जाए। रुको! लिन फैन उसे रोकने के लिए बोला। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नंगी दौड़ रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मीकियोंकी अब लिन फैन से सचमुच डर गई थी। जब लिन फैन ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपने कपड़े पहन लो, लिन फैन ने कहा। हाँ, पहले घमंडी मीकियोंकी में एक बड़ा बदलाव आया था, वह अब और भी ज्यादा विनम्र हो गई थी। इस बदलाव ने लिन फैन के दिल को राहत दी, कम से कम उसकी कोशिशें बेकार नहीं गईं।
फिर लिन फैन ने एक स्टूल ढूंढा और बैठ गया। आज्ञाकारी मी क्योंकी को देखते हुए पूछा, मुझे जो कुछ भी बताना है सच सच बताओ। हाँ, मी क्योंकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया, जरा भी बेईमानी करने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने खड़े आदमी ने मी क्योंकी के दिल में गहरा डर भर दिया था। उस आदमी को देखकर मी क्योंकी को लगा जैसे उसका मन और शरीर पूरी तरह से निरीह हो गया हो, मानो सामने वाले ने सब कुछ तोड़ दिया हो। मैं संत संप्रदाय का एक विलक्षण शिष्य हूँ। एक खजाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने उसके लिए अपने कनिष्ठ भाई की हत्या कर दी। वह खजाना मेरी साधना तकनीक को आगे बढ़ा सकता है, जिससे मैं पुनर्जन्म के अमरलोक तक पहुंच सकूंगी, मी क्योंकी ने कहा। लिन फैन ने थोड़ा सिर हिलाकर बात सुनी, लेकिन जब उसने मी क्योंकी को उस साधना तकनीक का जिक्र करते सुना तो उसे तुरंत यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास है, क्या वाकई ऐसी कोई साधना तकनीक हो सकती है? पुनर्जन्म अमर, क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह मरने के बाद पुनर्जन्म ले सकता है और नई शुरुआत कर सकता है? लेकिन क्या वाकई ऐसी कोई साधना तकनीक हो सकती है? इस समय लिन फैंग गुस्से से भर गया। क्या इस मी क्योंकी को अभी तक सफलतापूर्वक वश में नहीं किया गया था? उसके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक गुप्त कक्ष का माहौल कुछ दमनकारी हो गया। मी क्योंकी ने भी देखा कि लिन फैंग गुस्सा हो रहा है और तुरंत बोला, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है, बिना किसी झूठ के। मुझे ये साधना तकनीक एक खंडहर में मिली थी। वह खंडहर संप्रदाय में भी दर्ज है, जो प्राचीन काल के एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ा गया था। उस साधना तकनीक का नाम क्या है? लिन फैन ने पूछा। अमर और अविनाशी, मी क्योंकी ने कांपते हुए कहा। मुझे बताओ, मैं देखता हूं कि यह सच है या झूठ, लिन फैन ने कहा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत खुश था। धिक्कार है, अगर उसने इतनी अद्भुत साधना तकनीक की साधना की होती तो क्या वह उड़ता हुआ आकाश नहीं होता? अमर और अविनाशी, नाम से ही उसे पता चल गया था कि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अपने तंत्र के बूस्ट के साथ क्या वह अनंत स्तर तक नहीं पहुंच सकता? मुझे नहीं पता, मी क्योंकी ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार ये शब्द कहे, लिन फैन की आंखों में डर के साथ देखते हुए, मुझे सच में नहीं पता। इस क्षण लिन फैन ने आंखें सिकोड़ लीं और मी क्योंकी की ओर मुस्कुराया। उसका अंतर्मन टूटने लगा। क्या यह आदमी उसके साथ बेवकूफ़ी कर रहा था? उसने उसके साथ इतनी सच्ची परवाह की थी और उसका बदला इस तरह चुकाया। अक्षम्य। इस क्षण लिन फैन ने चाबुक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शायद पिछली बार की गई वशीकरण प्रक्रिया पर्याप्त सफल नहीं रही थी, शायद अब एक और कठोर प्रहार का समय आ गया था। इस क्षण मी क्योंकी ने देखा कि लिन फैन खड़ा हो गया है और उस भयानक चाबुक को नए सिरे से भय से देख रहा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे सच में नहीं पता। उस समय मेरे चेतना सागर में एक इच्छा शक्ति ने प्रवेश किया। हर बार जब मैं साधना तकनीक को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करता तो वह धुंधली और पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाती। मी क्योंकी ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि अगर वह बहुत देर से बोला तो उसे फिर से कोड़े पड़ेंगे। लिन फैन ने मी क्योंकी के भयभीत भाव को देखा। उसकी भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। क्या हो रहा था? मी क्योंकी के व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई चाल चल रहा है। क्या इस अमर और अविनाशी का कोई अकथनीय रहस्य हो सकता है, इतना कि उसे दोहराया ही न जा सके? कभी कभी मैं सपनों में एक बहुत ही अजीब जगह का सपना देखता हूँ। वहाँ कई अजीबोगरीब जीव हैं और कई मार्शल आर्टिस्ट हैं। उन लोगों ने स्वर्ग और धरती खोल दी, तारे और चांद तोड़ लिए, सर्वशक्तिमान, लेकिन अचानक सब मर गए। आसमान खून से लाल हो गया और लाशें एक एक करके गिरने लगीं। जैसे ही वह बोला, मी क्योंकी के चेहरे पर पागलपन सा छा गया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे वह किसी भयानक चीज का वर्णन कर रहा हो। ठीक है, चुप रहो। इस समय लिन फैंग का सिर धड़क रहा था। यह अच्छी चीज उसके सामने थी, फिर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा था, जो सचमुच अवाक था। और जैसे ही लिन फैंग सवाल करना जारी रखने वाला था, बाहर से एक आवाज आई। बड़े साहब, अंकल मास्टर लिन अंदर मी क्योंकी को सजा दे रहे हैं, एक शिष्य ने बाहर से कहा। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। यह मी क्योंकी बहुत दुष्ट है, हम उसे लिन फैंग को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इस समय लिन फैंग ने मी क्योंकी को घूर कर देखा और उसे सलीके से काम लेने को कहा, फिर चाबुक एक तरफ फेंक दिया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक सौम्य निर्देश का भाव आ गया। मानो सब कुछ कितना अद्भुत था। क्या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? दंड कक्ष के एक एल्डर कुई दंड कक्ष के अनगिनत कैदियों की देखरेख करते थे। जब भी संप्रदाय का कोई शिष्य बंद होता तो उनका दिल दुखता। ये सभी संप्रदाय के शिष्य थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ऐसा हाल होगा। इन सैकड़ों कैदियों में एल्डर कुई को सबसे ज्यादा दुख मी क्योंकी का था। वह संप्रदाय का एक विलक्षण शिष्य था, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 100 सालों में शायद ही कभी देखने को मिलता हो। पूरे संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने उस पर अपनी आशाएं टिका रखी थीं, यह विश्वास करते हुए कि संत संप्रदाय का भविष्य उसके हाथों में खिलेगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने पागलपन में अपने साथी शिष्यों की हत्या कर दी।
यही एकमात्र अक्षम्य था। संप्रदाय का पूरा इरादा 6 साल तक कोड़े मारने की सजा देने का नहीं था। अगर वह पश्चाताप भी दिखाता तो संप्रदाय बीती बात को भूलकर उसे बहाल कर देता। हालांकि जिस क्षण से उसे दंड भवन में बंद किया गया, मी क्योंकी पूरी तरह से बदल गया। वह अधर्मी हो गया और सबकी उपेक्षा करने लगा। अब कनिष्ठ भाई लिन का मी क्योंकी से नया जीवन शुरू करने की इच्छा करना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण सपना था। संप्रदाय के दृष्टिकोण से मी क्योंकी पूरी तरह से राक्षसी हो चुका था और उसके उद्धार की कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब एल्डर कुई ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने का दृश्य देखा तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। मी क्योंकी को जकड़े हुए हथकड़ियां पूरी तरह से खुल चुकी थीं। आगे देखने पर उसने कनिष्ठ भाई लिन को शांति से बैठे पाया। कनिष्ठ भाई, क्या आप ठीक हैं? एल्डर कुई तुरंत आगे बढ़े और चिंता से पूछा। उन्हें डर था कि इस अधर्मी शिष्य ने लिन फैन को नुकसान पहुंचाया होगा। लिन फैन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। अविवाहित शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? तभी एल्डर कुई ने मी क्योंकी की आंखों में चमक देखकर गुस्से से उसे डांटा। उसकी साधना तकनीक को महापुरुष ने मुहर लगा दी थी, फिर भी उसने दुस्साहस करने की हिम्मत की। उसे सचमुच बचाया नहीं जा सकता था। संप्रदाय के लिए ये कितना दुर्भाग्य है, सचमुच संप्रदाय के लिए कितना दुर्भाग्य। हम मार डालो, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। मी क्योंकी, जो कुछ क्षण पहले तक शांत था, अचानक क्रोध से भर गया। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी, मानो वह दूसरे पक्ष से मरते दम तक लड़ना चाहता हो। अपनी साधना तकनीक पूरी तरह से खो देने के बावजूद वह अब भी प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह कुचलना चाहता था। इस अवधारणा का हृदय स्वभाव से कोई लेना देना नहीं था। लिन फैन की राय में मी क्योंकी पूरी तरह बदल गया था। वह क्रूरता जड़ जमा चुकी थी और उसे बदलने की कोशिश करना स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन था। एल्डर कुई के चेहरे पर कठोरता आ गई और उन्होंने अफसोस से अपना सिर हिलाया। इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन इसी क्षण एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिस पर एल्डर कुई और अन्य शिष्य विश्वास नहीं कर सके। मेरे लिए घुटने टेक दो, लिन फैन, जो वहां धीरे से बैठा था, शांत अविचल स्वर में बोला। लिन फैन को मी क्योंकी के बारे में पहले से ही अंदाजा था। यह आदमी अब वश में हो चुका था उसके प्रति, लेकिन दूसरों के प्रति मी क्योंकी में अभी भी अपनी क्रूरता बरकरार थी, जो लिन फैन के लिए अच्छी बात थी। लिन फैन की आवाज़ साधारण थी, एल्डर कुई और बाकी लोगों को बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बिना किसी सदमे के। लेकिन मी क्योंकी के लिए ये बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। उसका उग्र हृदय अचानक कांप उठा और एक अदम्य राक्षसी ध्वनि उसके मन में भर गई, जिसने उसे आज्ञा मानने पर मजबूर कर दिया। धप, एक पल में मी क्योंकी, जो कुछ क्षण पहले उग्र थी, अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका गर्व से भरा सिर गहराई से झुक गया। उसकी पिछली क्रूरता एक पल में गायब हो गई। यह एल्डर कुई, जो मी क्योंकी को दबाने ही वाले थे, अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मी क्योंकी, जिसने अपनी मानवता खो दी थी, वास्तव में कनिष्ठ भाई लिन की बात सुनेगा। यह अविश्वसनीय था। ये कैसे संभव है? एक शिष्य ने अंदर पूछा, आश्चर्य। यह मी क्योंकी अपनी मानवता खो चुका है और किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन अब वह इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता है? जूनियर मार्शल अंकल लिन ने उसे वश में करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? शिष्य आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मी क्योंकी के साथ अपेक्षाकृत लंबा समय बिताया था। यह मी क्योंकी बहुत शक्तिशाली था और किसी का सम्मान नहीं करता था। एक बार संप्रदाय गुरु उसे पश्चाताप कराने आए, लेकिन इस आदमी ने उसे श्राप दे दिया। गुस्से में आकर संप्रदाय गुरु ने उसे छोड़ दिया, उसे अपनी मर्जी से जीने या जीने दिया। अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अद्वितीय दानव जूनियर मार्शल अंकल लिन की बात सुनेगा। ये बिल्कुल असंभव था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर कुई से ऐसे बात करने की? अभी उससे माफी मांगो। लिन फैन की उपस्थिति बिना किसी क्रोध के प्रभावशाली थी और एल्डर कुई और दूसरों के लिए उसके धीमे शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसे थे। उन्होंने संप्रदाय गुरु से पहले भी ऐसे शब्द सुने थे, लेकिन मी क्योंकी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान दृश्य, चाहे वे माने या न माने, उनकी आंखों के सामने सचमुच घटित हो रहा था। मी क्योंकी ने गर्व से अपना सिर उठाया और एल्डर कुई और उनके पीछे खड़े कुछ शिष्यों को देखा। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। एल्डर कुई, मुझे माफ करना। ये शिष्य गलत था। ये छोटा सा, बिल्कुल सामान्य वाक्य मी क्योंकी के मुंह से निकला, लेकिन एल्डर कुई और बाकियों के लिए ये बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था, जिससे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। एल्डर कुई की विस्मय भरी निगाहें लिन फैन पर टिक गईं। छोटे भाई, आपने कौन सा तरीका अपनाया? एल्डर कुई को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना जिद्दी शिष्य लिन फैन का इतना आज्ञाकारी होगा। यह इस समय लिन फैन ने अपना माथा ऊपर उठाया और अफसोस के भाव से मुस्कुराया। ये शिष्य अभी भी बच्चे ही हैं।
अब जबकि वे भटक गए हैं, उन्हें अभी भी हमारी ज़रूरत है कि हम उनका सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन करें, उन्हें जीवन के महानताओं की ओर वापस ले जाएं। हालांकि यह मिकियोन की स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित है, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने अभी कुछ देर उससे बात की है, उसे कुछ महान सत्य समझाए हैं। हालांकि प्रभाव बहुत अच्छा है, फिर भी उसे कुछ समय तक निगरानी में रखने की ज़रूरत है। लिन फैंग के लिए ये सभी शिष्य संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभावान थे, और अब चूंकि यह सहायक पेशा प्रशिक्षक इतना अद्भुत था, लिन फैंग स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं कर सकता था, उसे इसका सदुपयोग करना था। अगर वह इस मिकियोंकी को अपने संरक्षण में ले पाता तो भविष्य में चीज़ें असाधारण होतीं। खासकर यह मिकियोंकी लिन फैंग की राय में एक परम अंधकार में नायक के लिए एक आदर्श उदाहरण मात्र थी। खासकर वह अमर और अविनाशी साधना तकनीक लिन फैंग के मन में और भी ज्यादा एक स्वर्णिम उंगली जैसी थी, और इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा होगा। हालांकि लिन फैंग को ठीक ठीक पता नहीं था कि इसमें क्या शामिल है, लेकिन आम धारणाओं के अनुसार जब कहानी आगे बढ़ेगी तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। और मिकियोंकी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहानी को अभी भी उसके प्रारंभिक चरण में ही देखना चाहिए। लिन फैंग का दिमाग तेज था और उसके विचार स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा लचीले थे। प्रारंभिक चरण में कोई भी उच्च स्तरीय अद्भुत पात्र मध्य से अंतिम चरण तक निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। सबसे बड़ी स्वर्णिम उंगली वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते लिन फैंग स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान स्थिति में सबसे ज़रूरी बात अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना है और दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। लिन फैंग की बातें सुनकर एल्डर कुई के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उनका दिल बेहद लाचारी से भर गया। वे हमेशा से मिकियोंकी को संप्रदाय में वापस लाने के विचार से ग्रस्त थे, लेकिन इस मिकियोंकी ने अपनी मानवता खो दी थी और कोई भी अवसर नहीं दिया। अब लिन फैंग की बातों का इतना आज्ञाकारी होना उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर गया। इस समय लिन फैंग ने सबकी ओर देखा, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर इस मिकियोंकी ने उसकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं की तो उसका इंतजार गुरु के परम गहन सत्य से होगा। लिन फैंग मिकियोंकी को अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि उसे यहीं रहने दिया। ये पहला प्रयोग कुल मिलाकर सफल रहा, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव अभी बाकी थे। चाहे जो भी हो, मिकियोंकी एक घमंडी और दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए बेहतर यही था कि जब मौका मिले उसे बाहर लाने से पहले उसे पूरी तरह प्रशिक्षित होने तक इंतजार किया जाए। चूंकि तुम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हो तो मेरे साथ ईमानदार रहो, लिन फैंग ने जाते हुए मिकियोंकी की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा। हाँ, मिकियोंकी ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, बिना किसी अहंकार के सिर हिलाया। लिन फैंग के जाने के बाद एल्डर कुई और बाकी लोग अविश्वास से देखते रहे। वह सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इतना दुष्ट मिकियोंकी लिन फैंग के सामने इतना विनम्र और आज्ञाकारी क्यों है? ... दंड भवन से निकलने के बाद लिन फैंग का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लिन फैंग के अनुसार प्रशिक्षक कौशल वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि लिन फैंग को प्रशिक्षण पद्धति थोड़ी कठिन लग रही थी। शायद जो लोग पहले से ही आज्ञाकारी थे, जैसे झांग एगो और अन्य, उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण अनावश्यक था। एक शब्द या एक नज़र उन्हें उसका अर्थ समझा सकती थी। मिकियोंकी का परिवर्तन तुरंत पूरे संप्रदाय में फैल गया। सभी शिष्यों को पता था कि कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन दंड भवन गए थे और उनकी मुलाकात बेहद क्रूर और पश्चातापहीन मिकियोंकी से हुई थी। परिणाम सभी की कल्पना से परे था। कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन के मार्गदर्शन में मिकियोंकी वास्तव में नरम पड़ गए और अपनी गलतियों को पहचान लिया। यह अविश्वसनीय था। संप्रदाय गुरु भवन। एल्डर कुई ने दंड भवन में जो कुछ भी देखा और सुना था वह सब सच सच बताया। संप्रदाय गुरु, मिकियोंकी सचमुच बदल गई है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है, एल्डर कुई ने गंभीर भाव से कहा। संप्रदाय नेतायान के भाव धीरे धीरे बदल गए, उनके मन में अभी भी कुछ अविश्वास था। उन्होंने मिकियोंकी में बहुत निवेश किया था, कभी यह विश्वास करते हुए कि संप्रदाय उनके हाथों में फलेगा फूलेगा, लेकिन मिकियोंकी ने संप्रदाय नेतायान को बहुत निराश किया था। मैं तुम्हारे साथ उसे देखने चलूंगा। संप्रदाय प्रमुख यान को अब भी विश्वास नहीं हुआ, शायद उसे अपनी आंखों से देखना ही काफी होगा। दंड के भवन में मिकियोंकी अभी भी अपनी कोठरी में बंद था, लेकिन पहले की तुलना में वह बहुत शांत था। अब न तो चिल्ला रहा था और न ही कोई दुर्भावनापूर्ण शब्द बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच बदल गया हो। दंड के अंधेरे भवन में शून्य लोक में एक लहर धीरे से कंपन हुई और भीतर से दो आकृतियां प्रकट हुईं। नए लोग संप्रदाय प्रमुख यान और एल्डर कुई थे। संप्रदाय प्रमुख यान अपने पूर्व प्रतिभाशाली शिष्य की बहुत परवाह करता था। हालांकि उसने गलतियां की थीं, फिर भी संप्रदाय प्रमुख यान चाहता था कि वह अपने तौर तरीके सुधारे। अब एल्डर कुई की बातें सुनकर संप्रदाय प्रमुख यान को थोड़ा अविश्वास हुआ। खैर, उसे ये देखना था कि क्या ये सच है।
शिष्य, इस समय जब संप्रदाय प्रमुख यान ने लोहे की जंजीर से बंधी आकृति को देखा स्तंभ पर, उसकी निरंतर अपरिवर्तित अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये परिवर्तन हृदय की पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। एक विलक्षण प्रतिभा के पुत्र मीकियोनकी को एक बार संप्रदाय प्रमुख यान ने शिष्य के रूप में अपने साथ ले लिया था और सावधानीपूर्वक शिक्षा दी थी। अब उसे फिर से देखकर संप्रदाय प्रमुख यान का हृदय अभी भी द्रवित हो रहा था। अब मीकियोनकी लोहे के स्तंभ से जंजीरों से बंधा हुआ था, उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। पहले शांत उसकी आंखें अचानक एक भयंकर चमक के साथ टिमटिमा उठी और उसके गले से किसी जंगली जानवर जैसी धीमी क्रूर गुर्राहट निकली। मार डालो, हाय! संप्रदाय प्रमुख यान ने धीरे से आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। मीकियोनकी, ये संप्रदाय प्रमुख है, तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? एल्डर कुई हैरान थे। मीकियोनकी पहले ऐसे नहीं थे, अब भी वे ऐसे क्यों हैं? मैं तुम सबको कुचल दूंगा। मीकियोनकी दहाड़ा, उसके अंगों में बंधी जंजीरें जोर से हिल रही थीं, उसकी भयंकर आंखें मानो उसके सामने खड़े लोगों को निगल जाने को तैयार थीं। बस बस, संप्रदाय प्रमुख यान ने हाथ हिलाया। उम्मीद की आखिरी किरण भी उसी पल गायब हो गई। संप्रदाय प्रमुख, स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। कनिष्ठ भाई लिन के आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, एल्डर कुई ने जल्दी से कहा। हालांकि मीकियोनकी बेहद क्रूर था, उसने आज की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। मीकियोनकी सचमुच बदल गया था, लेकिन अब वह ऐसा क्यों हो गया था? ठीक है, अगर लिन फैन फिर आए तो मुझे बता देना, संप्रदाय प्रमुख यान ने धीरे से कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मीकियोनकी सचमुच बदल गया है। हाँ, एल्डर कुई ने सिर हिलाया। अब सब कुछ बस लिन फैन के आने का इंतजार कर रहा था। ... कई दिनों से लिन फैन लगातार दंड भवन जा रहा था। लिन फैन की राय में प्रशिक्षक का पेशा वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि लिन फैन स्थिति को पूरी तरह समझे बिना इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करता था। मीकियोनकी के बारे में लिन फैन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। ये कहा जा सकता था कि मीकियोनकी को उसने पूरी तरह से प्रशिक्षित किया था। लिन फैन ने कई अन्य शिष्यों के साथ भी प्रयोग किया जिन्होंने गलतियां की थीं, और जैसी कि उम्मीद थी सभी निष्कर्ष बहुत प्रभावी रहे। हालांकि लिन फैन को उन शिष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए ठीक से खड़े हो जाओ, लिन फैन ने उस समय कहा। मीकियोनकी अत्यधिक भय से भरकर तुरंत अपना शरीर सीधा कर लिया, उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लिन फैन ने अपने सामने सब कुछ देखा, उसके दिल में एक खुशी का एहसास था। ऐसा लग रहा था कि मीकियोनकी को उसने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया था। लिन फैन के सिर में बस यही बात थी कि अब मीकियोनकी को कैसे बाहर निकाला जाए। एक साथी शिष्य की हत्या कोई छोटा अपराध नहीं था, और उसे नहीं पता था कि संप्रदाय गुरु मानेंगे या नहीं। इस बीच एक गुप्त कक्ष में शून्य क्षेत्र में दो आकृतियां छिपी हुई थीं। ये कैसे संभव है? संप्रदाय नेता यान पूरी तरह से अविश्वास से देख रहा था। क्या यह अब भी वही शिष्य था जिसने उससे इतनी बुरी तरह बात की थी? अब वह लिन फैन के सामने इतना विनम्र कैसे हो सकता है? ये तो जमीन आसमान का फर्क था। संप्रदाय गुरु, अब आप देखिए, मीकियोनकी वाकई कनिष्ठ भाई लिन के सामने बहुत आज्ञाकारी है। बस हमें नहीं पता कि कनिष्ठ भाई लिन ने कौन सा तरीका अपनाया था, एल्डर कुई ने हैरानी से कहा। वे ऐसी बात समझ नहीं पा रहे थे और न ही यह जानते थे कि लिन फैन ने कौन सा तरीका अपनाया था। कुछ देर शून्य लोक से देखने के बाद संप्रदाय प्रमुख यान ने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जैसे ही दोनों ने अपना असली रूप प्रकट किया, लिन फैन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। संप्रदाय गुरु, लिन फैन अभी भी सोच रहा था कि क्या करे, उसे संप्रदाय प्रमुख के प्रकट होने की उम्मीद ही नहीं थी। हाय! संप्रदाय प्रमुख यान ने आह भरी, फिर मीकियोनकी की तरफ देखा। और मीकियोनकी, जिसका चेहरा पहले शांत था, अचानक उसकी आंखों में घृणा से भरी भयंकर चमक आ गई। जब लिन फैन ने मीकियोनकी की नज़रों पर ध्यान दिया तो उसने नाराजगी से ठंडी खर्राटें भरीं। मीकियोनकी द्वारा सुनी गई यह ठंडी खर्राटें किसी विस्फोट की तरह थीं, और वह तुरंत और भी ज्यादा आज्ञाकारी हो गया। संप्रदाय प्रमुख यान ने अपने सामने सब कुछ देखा, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीकियोनकी उससे इतनी नफरत करेगी, फिर भी लिन फैन की ठंडी खर्राटों से डरकर आज्ञाकारी बन जाएगी। ये सचमुच जिंदगी की एक नाकामी थी। संप्रदाय प्रमुख, मीकियोनकी अब पश्चाताप करना जानता है। मुझे लगता है कि उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए, लिन फैन ने कहा। संप्रदाय प्रमुख यान ने लिन फैन की ओर देखा, फिर मीकियोनकी की ओर। उसका मन अनगिनत विचारों से भर गया, उदासी और विषाद का मिश्रण। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह संप्रदाय प्रमुख के रूप में सचमुच एक नाकामयाब था। वह एक प्रतिष्ठित संत संप्रदाय प्रमुख एक शिष्य को भी नहीं सुधार सका। यह अफसोस की बात है। अच्छा है, इस समय लिन फैन बहुत खुश था। संप्रदाय गुरु सहमत हो गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मीकियोनकी को बाहर निकाला जा सकता था।
उसकी प्रशिक्षण विधियों से मीकियोन की पहले ही उसके वश में हो चुकी थी। निम्न दिव्य स्थिति क्षेत्र का उच्च स्तर। ये साधना क्षेत्र बहुत ऊंचा था। संप्रदाय के भीतर वह एक दबंग व्यक्ति था। हालांकि संप्रदाय के भीतर वह बहुत सुरक्षित था और उसे दूसरों के उत्पीड़न का डर नहीं था, फिर भी लिन फैंग के अपने विचार थे। संप्रदाय गुरु ने अपनी महान उदारता और धार्मिकता से तुम्हें एक नया जीवन दिया है। तुम जल्दी से संप्रदाय गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद क्यों नहीं देती? लिन फैंग ने मीकियोनकी को घूरा और सख्ती से कहा। संप्रदाय गुरु, इस शिष्य को मौका देने के लिए धन्यवाद, मीकियोनकी ने लिन फैंग की प्रशिक्षण आभा के दबाव में ईमानदारी से कहा। लिन फैंग को यह नहीं पता था कि मीकियोनकी जितना ज्यादा इस तरह व्यवहार करती, संप्रदाय प्रमुख यान के दिल में उतनी ही ज्यादा पीड़ा होती। ये शिष्य, जो कभी बहुत सम्मानित था, अब ऐसा हो गया था। ऐसे दर्द को कौन समझ सकता है? बस इस क्षण संप्रदाय प्रमुख यान को मानो एहसास हो गया हो। उसने हाथ हिलाया और क्यूई की एक लहर गायब हो गई। मीकियोनकी का शरीर अचानक धड़का और फिर एक शक्तिशाली आभा तुरंत फूट पड़ी। मुहर हटा दी गई। इस क्षण लिन फैंग के दिल में एक रोमांच का अनुभव हुआ। मीकियोनकी के साधना क्षेत्र के खुलने के बाद एक शक्तिशाली आभा ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन लिन फैंग के लिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब से संप्रदाय के भीतर तुम्हें अपना नाम और उपनाम बदलना होगा, संप्रदाय प्रमुख यान ने कहा, फिर एक मानव त्वचा का मुखौटा फेंक दिया। यह एक ऐसी वस्तु है जो किसी का रूप बदल सकती है। लिन फैंग एक तरफ खड़ा हो गया। अब जब संप्रदाय प्रमुख सहमत हो गए थे तो यह अच्छी बात थी। उसने आगे की बातों के बारे में भी सोचा, जिससे लिन फैंग बहुत खुश हुआ। संप्रदाय प्रमुख, चूंकि यह ऐसा ही है तो उसे अपना नाम बदलकर कियोंकी रख लेने दीजिए, लिन फैंग ने कहा। हाँ, संप्रदाय प्रमुख यान ने इस बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि और कुछ नहीं है इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। लिन फैंग के कुछ और कहने से पहले ही संप्रदाय प्रमुख यान की आकृति धीरे धीरे शून्य लोक में गायब हो गई और वह इस स्थान को छोड़कर चला गया। लिन फैंग ने संप्रदाय प्रमुख यान की पीठ को जाते हुए देखा और उसे हमेशा लगा कि कुछ गड़बड़ है। संप्रदाय प्रमुख यान थोड़ा उदास और थोड़ा दुखी लग रहा था। हालांकि लिन फैंग ने फिर सिर हिलाया। इन बातों का उससे क्या लेना देना? जब तक वह इस मीकियोनकी को बाहर निकाल सकता था, बस यही मायने रखता था। इतना सोचने की क्या जरूरत थी? एल्डर कुई ने अपने सामने सब कुछ देखा और धीरे से आह भरी। संप्रदाय गुरु, ये तो दिल दुखाने वाली बात है। एल्डर कुई संप्रदाय गुरु की भावनाओं को कैसे न समझ पाए। ये शिष्य, जो कभी इतना सम्मानित था, अब उसे मुंह नहीं दिखाता था बल्कि दूसरों की सुनता था। यह एहसास ऐसा था जैसे उसका अपना बेटा उसे न कहकर किसी और को पिताजी कह रहा हो। लिन फैंग ने एल्डर कुई की ओर देखा और आखिरकार असहाय होकर कंधे उचका दिए। समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। क्या वह उन्हें बता सकता था कि मीकियोनकी उनकी इतनी आज्ञाकारी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने उसे कड़ी ट्रेनिंग दी थी। ... जब लिन फैंग मीकियोनकी को नामहीन शिखर पर लाया तो झांग एर्गो और अन्य लोगों ने इस नए सदस्य का उत्साह से स्वागत किया। हालांकि वर्तमान मीकियोनकी ने संप्रदाय गुरु द्वारा दिया गया मुखौटा पहले ही पहन लिया था और उसका रूप भी बदल चुका था। अगर वह अपना भेष नहीं बदलता और कोई उसे देख लेता तो वह इतना डर जाता कि उसकी आत्मा उड़ जाती और वह बिखर जाता। अब से ये लड़का तुम्हारा कनिष्ठ भाई होगा, लिन फैंग ने कहा। संप्रदाय गुरु, ये कनिष्ठ भाई इतना भारी क्यों लग रहा है, मानो उसे ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं। झांग एर्गो ने चुपके से निश्चल खड़े नए कनिष्ठ भाई की ओर देखा और फुसफुसाया। झांग एर्गो स्वाभाविक रूप से एक नए कनिष्ठ भाई को पाकर बहुत खुश था। आखिरकार वह संत दानव संप्रदाय का महागुरु था और उसके अधीन और लोगों के होने से भविष्य में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। कनिष्ठ भाई, आपका नाम क्या है? फैंग बुजुए ने सक्रियता से उसका अभिवादन किया, लेकिन मीकियोनकी ने फैंग बुजुए की परवाह नहीं की। उसकी शांत दृष्टि ने बस उसे हल्के से देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि मीकियोनकी के विचार में इस व्यक्ति का साधना क्षेत्र इतना निम्न था कि वह उसे स्वीकार करने में बहुत आलसी था। फैंग बुजुए ने इस नए कनिष्ठ भाई को देखकर अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, जिसे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं था। वह असहाय महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि भविष्य में साथ निभाना मुश्किल होगा। वरिष्ठ भाई ने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी लिन फैंग सख्ती से चिल्लाया। लिन फैंग की फटकार सुनकर मीकियोनकी का दिल अचानक कांप उठा। वरिष्ठ भाई, मेरा नाम कियोनकी है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे आज्ञा देना। मीकियोनकी ने तुरंत बात की, अब उसे अलग रहने की हिम्मत नहीं हुई। झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने एक दूसरे को देखा, दोनों असहाय होकर अपना सिर खुजला रहे थे। वे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि संप्रदाय गुरु द्वारा फटकार के बाद ये कनिष्ठ भाई इतना आज्ञाकारी क्यों हो गया। क्या ये हो सकता है कि इस कनिष्ठ भाई में आत्मपीड़ावादी प्रवृत्ति हो?
इस समय घर में सो रही केज़िकियाओ ने लिन फैन को वापस आते देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गई। उसकी चमकदार बड़ी आंखों ने लिन फैन को देखा और धीरे से पुकारा, गुरुजी। इस समय लिन फैन ने धीरे से मुस्कुराते हुए केज़िकियाओ को उठाया और फिर मीकियोंकी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब से ये तुम्हारा छोटा भाई होगा। तुम अपनी बड़ी बहन को नमस्कार क्यों नहीं करती? नमस्ते बड़ी बहन, मीकियोंकी ने ईमानदारी से कहा। हालांकि वह एक बच्ची को अपनी बड़ी बहन मानने से बेहद नाराज था, फिर भी मीकियोंकी ने खुद को रोक नहीं पाया। लिन फैन को एक नज़र में देखते ही मीकियोंकी का दिल बैठ गया। अगर लिन फैन जोर से दहाड़ता तो ऐसा लगता जैसे मीकियोंकी के लिए आसमान गिर पड़ा हो और धरती फट गई हो। लिन फैन जानता था कि मीकियोंकी का साधना क्षेत्र शक्तिशाली है और उसे उस आदमी को याद दिलाना पड़ा, याद रखना, ये तुम्हारी वरिष्ठ बहन है। अगर तुमने अपनी वरिष्ठ बहन की रक्षा नहीं की तो सावधान रहना, मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा। हाँ हाँ, मीकियोंकी ने डरते हुए कहा। अच्छी पिटाई शब्द सुनते ही मीकियोंकी को गुप्त कक्ष का दृश्य याद आ गया। ये भयानक था, सचमुच बहुत भयानक। वह इसे दूसरी बार बिल्कुल भी अनुभव नहीं करना चाहता था। झांग एर्गो और दूसरे ने मीकियोंकी को देखा, उनके दिल में इस कनिष्ठ भाई के लिए दया आ रही थी। संप्रदाय गुरु, इतने अच्छे इंसान को नाराज करने के लिए उसे कितनी पिटाई का हक था? गुरु, अच्छी पिटाई का क्या मतलब है? केज़िकियाओ ने चमकती आंखों से पूछा, उसकी आवाज में मासूमियत का एक संकेत था। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लिन फैन ने अपने शिष्य के सिर पर थपथपाते हुए सौम्य भाव से कहा। ओह, तियान यू कहाँ है? लिन फैन ने पूछा। संप्रदाय गुरु, वरिष्ठ भाई तियान यू साधना कर रहे हैं, झांग एर्गो ने कहा। हाँ, तियान यू के बारे में लिन फैन भी सोच रहा था कि उसे पकड़ने का समय आ गया है। डोरी काफी देर से डाली जा चुकी थी, अब जाल खींचने का समय आ गया था। तुम दोनों छोटी बहन को जियालान चोटी पर टहलने के लिए ले जाओ। लिन फैन ने केज़िकियाओ को झांग एर्गो को सौंप दिया। जो मामला सामने आ रहा था वह वाकई महत्वपूर्ण था। अब जब उसने आखिरकार एक शिष्य को अच्छी ताकत से प्रशिक्षित कर लिया था तो स्वाभाविक रूप से वह उसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता था, वरना उस पर बिजली भी गिर सकती थी। हाँ, झांग एर्गो और दूसरे ने सिर हिलाया। वे दोनों इस छोटी कनिष्ठ बहन को बहुत पसंद करते थे, खासकर झांग एर्गो जैसे अविवाहित पुरुष के लिए जिसे औरतों के साथ कोई नसीब नहीं था। वह इतना भावुक हो गया कि रो पड़ा। इस जीवन में केवल छोटी कनिष्ठ बहन ही उस पर ध्यान देती थी। हालांकि छोटी कनिष्ठ बहन अभी छोटी थी, झांग एर्गो के लिए ये पहले से ही पर्याप्त था। तुम मेरे साथ अंदर आओ। लिन फैन ने मीकियोंकी की ओर देखा, फिर अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। हाँ, संप्रदाय गुरु। मीकियोंकी ने लिन फैन के बुरे इरादे वाले हाव भाव को देखा और उसका दिल जोर से कांप उठा, इस डर से कि आगे क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे फिर से फांसी देकर पीटा जाएगा? मीकियोंकी लिन फैन के पीछे पीछे चल पड़ा, उसका दिल धड़क रहा था। मीकियोंकी के दिल में डर, घबराहट और दूसरी भावनाएं भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संप्रदाय गुरु क्या करने वाले हैं। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने संप्रदाय गुरु की अंतर्निहित आभा को महसूस किया, मीकियोंकी का साहस जवाब दे गया। मीकियोंकी सचमुच खुद से पूछना चाहता था कि वह अपने सामने खड़े इस व्यक्ति से क्यों डर रहा है, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, मीकियोंकी समझ नहीं पा रहा था। इस समय लिन फैन को खुशी का एक ऐसा एहसास हुआ मानो उसे कोई बड़ी फसल मिलने वाली हो, जो बहुत ही रोमांचक था। कमरे के अंदर लिन फैन और मीकियोंकी ने एक दूसरे को देखा। लिन फैन की गहरी और दुर्भावनापूर्ण निगाहें सब कुछ देख रही थीं, जिससे मीकियोंकी बहुत घबरा गई। संप्रदाय गुरु, क्या कुछ गड़बड़ है? मीकियोंकी ने सावधानी से पूछा। आओ, मुझे मारो, लिन फैन ने कहा, और उसके शब्दों ने मीकियोंकी को तुरंत स्तब्ध कर दिया। इसका क्या मतलब है? अपनी 10वीं शक्ति से मुझे मारो। लिन फैन ने मीकियोंकी के भ्रमित भाव को देखा और फिर बोला। अब जबकि उसके पास निम्न दिव्य पद क्षेत्र शिष्य का उच्च स्तर था, उसका सदुपयोग न करना मूर्खता होगी। अमर राक्षसी शरीर का हाल ही में कोई खास स्तर नहीं बढ़ा था। लिन फैन ने एक प्रतिज्ञा की थी, अगर वह अमर राक्षसी शरीर का पद नहीं बढ़ा सका तो वह शिखर नहीं छोड़ेगा। संप्रदाय गुरु, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे डर है, मीकियोंकी ने डरते हुए कहा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर उसने सचमुच उस पर प्रहार किया तो संप्रदाय गुरु उसे कैसे पीटेंगे। मीकियोंकी का डरपोक रूप देखकर लिन फैन तुरंत नाराज हो गया, फिर इधर उधर देखने लगा मानो कुछ ढूंढ रहा हो। संप्रदाय गुरु, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मीकियोंकी ने पूछा। मैं एक चाबुक ढूंढ रहा हूं। अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपको पीटूंगा, लिन फैन ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं आपको मारूंगा। चाबुक शब्द सुनकर मीकियोंकी का दिल लगभग बैठ गया। अच्छा, जल्दी करो, अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा, लिन फैन ने आग्रह किया। मीकियोंकी निम्न दिव्य स्थिति क्षेत्र के उच्च स्तरीय साधक थे, इसलिए उनकी शक्ति का 10वां हिस्सा ही काफी होना चाहिए। अगर उन्होंने ज्यादा बल का प्रयोग किया तो वे इस संप्रदाय गुरु को मार भी सकते थे।
मी क्योंकी का दिल इस समय बहुत दुख रहा था। उसने बहुत से लोग देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा था जो पिटाई चाहता हो। अब जिस संप्रदाय गुरु ने पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, वह चाहता था कि वह उस पर वार करे। मी क्योंकी केवल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकता था। आओ, लिन फैन ने खुद को तैयार किया। अमर राक्षसी शरीर का स्तर ऊपर उठना उस पर निर्भर था। संप्रदाय गुरु, मैं आ रहा हूँ। मी क्योंकी ने अपनी हथेली उठाई और लिन फैन की छाती पर वार किया। लिन फैन ने मी क्योंकी की हथेली को देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। चलो चलो, इस अनुभव को ज्वार की लहर की तरह जियाओये को निगल जाने दो। मी क्योंकी की हथेली समुद्र में प्रवेश करते हुए एक ड्रैगन की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से भयंकर, एक उफनती आभा के साथ। हालांकि उसकी गति थोड़ी धीमी थी, लिन फैन की नज़र में आभा अभी भी काफ़ी मजबूत थी। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 1-0। लिन फैन मुस्कुराया, अनुभव के बढ़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस पल बेहद दुष्ट अनुभव के इन 10 बिंदुओं ने लिन फैन को तुरंत स्तब्ध कर दिया। मी क्योंकी ने अपना शरीर सिकोड़ लिया और लिन फैन की छाती पर एक के बाद एक हथेलियां धीरे से मारने लगा। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 1-0। लिन फैन, जो उत्तेजित था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनमें एक तेज चमक चमक रही थी, मानो वह मी क्योंकी को मार डालना चाहता हो। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो? लिन फैन ने शांति से पूछा, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। और यह शांत आवाज़ मी क्योंकी के कानों में एक राक्षसी ध्वनि की तरह थी, मानो आकाश गिर रहा हो और धरती फट रही हो। इस शांत आभा में मी क्योंकी ने एक खतरनाक आभा को तीव्रता से महसूस किया, उसके लिए यह अतृप्त इच्छा की आभा थी। संप्रदाय गुरु, मैं गलत थी। अब मैं गंभीर हो जाऊंगी, अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा। उसी क्षण मी क्योंकी से एक प्रचंड आभा फूट पड़ी। वह साधारण हथेली शून्य लोक की परतों को भेदती हुई लिन फैन के शरीर पर वार करती हुई प्रतीत हुई। मैं, लिन फैन, जो बोलने ही वाला था, इस हथेली से हिंसक रूप से उड़ गया और मुंह में ताज़ा खून की एक बूंद हवा में उड़ गई। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 3-0। संप्रदाय गुरु, लिन फैन को उड़ते हुए देखकर मी क्योंकी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने तो संप्रदाय गुरु को खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। आगे चलकर उसे किस तरह की क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। मार, लेकिन इसी क्षण लिन फैन हवा में घूम गया, स्थिर होकर रुक गया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। अच्छा, ऐसे ही मुझ पर आते रहो। इस बार लिन फैन ने अनुभव वृद्धि का रोमांच सचमुच महसूस किया। अमर राक्षसी शरीर को शायद आगे बढ़ने के लिए मी क्योंकी पर निर्भर रहना पड़ेगा। मी क्योंकी संप्रदाय गुरु के कुछ डरावने रूप को देखकर सिहर उठी। संप्रदाय गुरु को क्या हुआ था? वह क्यों चाहता था कि वह उसे मारे, और संप्रदाय गुरु इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मी क्योंकी अब इतना सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसे सब कुछ इतना खतरनाक लग रहा था। हालांकि चूंकि संप्रदाय गुरु चाहते थे कि वह उन्हें इस तरह मारे, संप्रदाय गुरु को नाराज करने से बचने के लिए वह बस मान गया। संप्रदाय गुरु, सावधान। इसी समय मी क्योंकी ने अपनी हथेली से फिर से वार किया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 3-0। मुझे और तेजी से मारो। लिन फैन ने खुद को संभाला, एक के बाद एक हथेलियों को सहते हुए। हाँ, मी क्योंकी ने जवाब में सिर हिलाया, फिर दोनों हथेलियों से वार किया और एक पल में हवा में केवल बाद की छवियां दिखाई देने लगीं। इस समय लिन फैन को अचानक लगा जैसे वह चढ़ाई करने ही वाला है। सब कुछ अचानक हुआ, जिससे उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो गया। पहाड़ के आधे रास्ते पर नामहीन चोटी। धीरे धीरे देर हो रही थी। झांगेरगो अपनी छोटी बहन के सिर पर सवार थी और फैंग बुजुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। छोटी बहन, आज तुमने बड़ी बहन युलान से क्या बात की? झांगेरगो ने पूछा। झांगेरगो और फैंग बुजुए जियालान चोटी पर जा पाए, इसका मुख्य कारण लिन फैन था। अगर लिन फैन न होता तो शायद ये दोनों जियालान चोटी पर पहुंचते ही हार जाते। झांगेरगो के सिर पर सवार कैजी कियाओ ने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं। कुछ खास नहीं, बड़ी बहन युलान ने बस इतना कहा कि बड़े भाई बहुत सुंदर हैं और बड़ी बहन युलान उन्हें बहुत पसंद करती हैं। झांगेरगो, जो पहले सहज था, अचानक अपना भाव बदल गया और वहीं रुक गया। उसका अविश्वास भरा चेहरा तुरंत खुशी से भर गया और उसने अपनी छोटी बहन को धीरे से नीचे उतारा। छोटी बहन, क्या तुमने सच कहा? झांगेरगो को अचानक लगा कि खुशी बहुत जल्दी आ गई है। झांगेरगो को युलान के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन वह आत्मजागरूक था। हालांकि कभी कभी उसे देख पाना ही झांगेरगो के लिए एक तरह की खुशी होती थी। कैजी कियाओ का कोमल हाथ उसके सामने रखे छोटे बैग में गया और फिर जियालान पीक की वरिष्ठ बहनों की ओर से एक उपहार निकाला, एक छोटा सा कांसे का दर्पण। वरिष्ठ भाई, आप खुद देख सकते हैं।
कैजी कियाओ ने अपने कोमल हाथ से कांसे के दर्पण को झांग एर्गो के चेहरे के सामने रखा। झांग एर्गो को उसकी बात समझ नहीं आई, फिर उसने खुद को आईने में देखा और अपनी ठुड्डी सहलाए बिना नहीं रह सका। ये थोड़ा सुंदर लग रहा है, झांग एर्गो ने मन ही मन बुदबुदाया। फेंग बुजुए अचानक बहुत थके हुए से खड़े हो गए। कैजी कियाओ ने पलकें झपकाईं, फिर ध्यान से कांसे का दर्पण वापस अपने थैले में रखा और झांग एगो के सिर पर चढ़ गईं। छोटी बहन, क्या आपको लगता है कि बड़े भाई सुंदर हैं? झांग एगो ने पूछा। मुझे नहीं पता, कैजी कियाओ ने मासूमियत से कहा। डिंग, अमर राक्षसी शरीर के उन्नयन के लिए बधाई। भौतिक शरीर, मध्य स्तरीय ईश्वरीय अवस्था में प्रवेश। उन्नयन के क्षण में उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा भर गई। अमर राक्षसी शरीर टाइटेनियम स्तर के राक्षसी शरीर का एक उन्नत संस्करण था और अब यही लिन फैंग का एकमात्र रक्षात्मक उपाय था। उसके भौतिक शरीर पर प्रकाश संयमित था, जिससे वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। मी क्योंकि जो लगातार लिन फैंग को पीट रहा था, अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह चकित था। उसे यह अविश्वसनीय लगा, क्योंकि उसे संप्रदाय गुरु के अपने अस्तित्व में एक बदलाव का आभास हो रहा था। 2 परतों का बल प्रयोग करो। लिन फैंग बहुत खुश हुआ। उसके लिए सबसे संतोषजनक काम जो उसने किया था वह था मी क्योंकि को वश में करना। यह मुफ्त उन्नयन पाने का उसका निजी साधन था। समझ गया, मी क्योंकि को भी संप्रदाय गुरु के असाधारण स्वभाव का एहसास हो गया था। हालांकि वह केवल 2 परतों की शक्ति का प्रयोग कर रहा था, उसने इतने प्रहार किए थे कि लोहे का एक टुकड़ा भी चकनाचूर हो जाता। फिर भी किसने सोचा था कि संप्रदाय गुरु और भी अधिक ऊर्जावान होते जा रहे थे। इस समय मी क्योंकि के मन में केवल एक ही विचार था, संप्रदाय गुरु न केवल दूसरों को गाली देना पसंद करते थे, बल्कि गाली खाना भी पसंद करते थे। हालांकि वह मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वह ये बात जोर से नहीं कहते, अन्यथा ये कल्पना करना मुश्किल होता कि उनके साथ किस तरह का मानवीय व्यवहार होता। इस समय मी क्योंकि का आभामंडल बढ़ गया, जिससे उनकी शक्ति एक परत और बढ़ गई। एक ही मौके से शून्य क्षेत्र एक जोरदार धमाके के साथ कंपन करने लगा। निम्न दिव्य स्थिति क्षेत्र के एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ने शून्य क्षेत्र के दाव को पहले ही अच्छी तरह समझ लिया था। हर चाल में सर्वोच्च शून्य क्षेत्र शक्ति समाहित थी, जो सभी को कुचल देती थी। अस्तित्व। हालांकि मी क्योंकि अपनी ताकत दबा रहा था, फिर भी उसके मुक्कों को कम नहीं आंका जा सकता था। धमाका। लिन फैंग के शरीर पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे एक हल्की सी आवाज हुई। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 2000000। कुछ तो गड़बड़ है। उसने मी क्योंकि को साफ तौर पर 2 परतों वाला बल इस्तेमाल करने को कहा था, तो अनुभव में वृद्धि पहले से कम क्यों है? क्या यह आदमी ढिलाई बरत रहा है? लेकिन मी क्योंकि की भयभीत आंखों को देखकर यह असंभव लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर राक्षसी शरीर के उन्नत होने के बाद बल की 2 परतें पर्याप्त नहीं थीं? शायद यही बात थी। बल की 3 परतों का प्रयोग करो, लिन फैंग ने कहा। हाँ, मी क्योंकि ने लिन फैंग की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पूरी ताकत से वार किया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 3000000। हर बार जब मी क्योंकि वार करती, तो उसके शरीर में क्यूई और रक्त तेजी से उमड़ पड़ता। शायद यही उसकी सहनशक्ति की सीमा थी। लेकिन कोई जल्दी नहीं थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह अंततः अपना पद बढ़ा लेगा। छोटी बहन, आज रात आप क्या खाना चाहती हैं? झांग एगो नामहीन शिखर पर रहने वाले कुछ लोगों के लिए दिन में 3 बार भोजन का प्रबंध करता था। अब जब उनके पास ये छोटी बहन थी और एक छोटी बहन जिसे संप्रदाय गुरु बहुत महत्व देते थे, तो झांग एगो को स्वाभाविक रूप से उसकी अच्छी देखभाल करनी पड़ती थी। इसके अलावा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि भविष्य में वह जियालान शिखर पर जा पाएगा या नहीं, यह इस छोटे पूर्वज पर निर्भर करता था। यह नीरस आवाज कहाँ से आ रही है? झांग एगो ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। लगता है ये संप्रदाय गुरु की तरफ से आ रही है, फेंग बुजुए ने कहा। ये संप्रदाय गुरु की किमियागिरी की आवाज होनी चाहिए। झांग एगो समझ नहीं पाया कि यह आवाज क्या थी, लेकिन उसने सोचा कि यह संप्रदाय गुरु की किमियागिरी की आवाज हो सकती है। वरिष्ठ भाई, मैं जाकर देखना चाहता हूँ, झांग एगो के सिर पर सवार कैजी कियाओ ने उत्सुकता से कहा। जब वे योंगटिन शहर से निकले तो कैजी कियाओ अभी भी रोती और हंगामा करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन फैंग और अन्य लोगों ने धैर्यपूर्वक बातचीत की, जिससे अंततः बच्चे को धीरे धीरे उस जगह की आदत हो गई और शोरगुल बंद हो गया। शायद लिन फैंग की राय में अगर वह यहाँ कुछ साल या 1 दशक भी रहती, तो उसके पुराने परिवार की छाप धीरे धीरे मिट जाती। वरिष्ठ भाई, क्या यह अनुचित नहीं है? अगर संप्रदाय प्रमुख को पता चल गया, फेंग बुजुए ने बगल से कहा। अगर वे संप्रदाय प्रमुख द्वारा चुपके से देखते हुए पकड़े गए, तो उन्हें निश्चित रूप से फिर से सताया जाएगा।
झांग एर्गो भी हिचकिचा रहा था, लेकिन छोटी बहन की उम्मीद भरी आंखों को देखकर झांग एर्गो नर्म पड़ गया। जब कोई किसी के हाथ से खाता है तो वह नर्म हो जाता है। उसका भविष्य का सुखी जीवन छोटी बहन पर निर्भर था। अगर उसने अभी छोटी बहन को नाराज किया तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। ... चलो कोई आवाज नहीं करते, बस एक नज़र डालते हैं, झांग एर्गो ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा। वरिष्ठ भाई बहुत अच्छे हैं। ज़िकियाओ बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी, ज़िकियाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। ठीक है, चलो चुपचाप चलते हैं। ... वे तीनों चुपके से हल्के कदमों से चल रहे थे, जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे चुपके से एक कोने में छिप गए, एक दरार से झांक रहे थे। जब झांग एर्गो और बाकी लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा तो उनके उत्सुक चेहरे तुरंत अचंभित हो गए, कुछ अविश्वास से। उनके पूज्य सांप्रदायिक गुरु उनके दिलों में कैसे हम ताजगी। अच्छा। इस क्षण लिन फैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनुभव बिंदुओं को बढ़ता हुआ महसूस किया। यह एहसास वाकई अद्भुत था, खासकर लिन फैन के चेहरे पर शुद्ध आनंद का भाव, जिसने झांग एर्गो और बाकी दोनों को डर से कांप दिया। क्या संप्रदाय गुरु को ऐसा शौक हो सकता है? इस समय झांग एर्गो, जो चुपके से देख रहा था, अचानक अपना भाव बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर संप्रदाय गुरु ने उन्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा, खासकर जब से संप्रदाय गुरु और नया कनिष्ठ भाई ऐसा कर रहे थे। अब वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सचमुच उसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं थी। वरिष्ठ भाई, गुरु क्या कर रहे हैं? ज़िकियाओ ने इस समय असमंजस में पूछा। चुप हो जाओ। इस समय झांग एर्गो के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। कनिष्ठ बहन की आवाज़ धीमी नहीं बल्कि बहुत स्पष्ट थी। लिन फैन, जो इस बढ़ते हुए अनुभव में डूबा हुआ था, उसने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन ये स्पष्ट आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। लिन फैन के हाव भाव थोड़े बदल गए। कोई बाहर झांक रहा था और वह बिना सोचे समझे समझ गया कि यह उसके शिष्य की आवाज़ है। और झांग एर्गो और बाकी लोग भी यहीं होंगे। उनके पहले वाले चिड़चिड़े हाव भाव उन्होंने ज़रूर देखे होंगे। संत दानव संप्रदाय के छठे संप्रदाय गुरु होने के नाते वह अपने शिष्यों के दिलों में अपनी छवि कैसे खराब कर सकते थे? इस समय लिन फैन के विचार तेजी से दौड़ने लगे और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मी क्योंकी की छाती पर जोर से हथेली से वार किया। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए। उसकी नज़र कोमल और शांत थी। अभी तुम्हारी हथेली की तकनीक में दम नहीं था और उसमें खामियां थीं। तुम्हें अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सब अंदर आ जाओ। झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में बेबसी का भाव था। आखिरकार उन्हें पहचान लिया गया था। गुरु, आप क्या कर रहे हैं? ज़िकियाओ अपने छोटे कद के साथ दहलीज पार करके लिन फैन के सामने आए और मासूमियत से ऊपर देखकर पूछा। लिन फैन ने धीरे से हंसते हुए अपने छोटे शिष्य के सिर पर थपथपाया और बिना पलक झपकाए कहा, गुरु अभी छोटे भाई को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। आज तुम सब इतनी जल्दी क्यों लौट आए? ज़िकियाओ ने सिर हिलाया मानो वह समझ गई हो, पर समझ नहीं पाई। गुरुजी, अब तो अंधेरा हो गया है, अब जल्दी नहीं है। लिन फैन दंग रह गया, फिर बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि समय कितनी जल्दी बीत गया, अंधेरा हो चुका था। क्योंकि तुम्हें अभी भी इन हस्तरेखा तकनीकों पर ध्यान से विचार करना होगा। आज रात मत जाना, ये संप्रदाय गुरु तुम्हें अभ्यास का अच्छा दौर देंगे, लिन फैन ने कहा। हाँ, मी क्योंकि कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सिर्फ सिर हिला सका, लेकिन उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे रोने का मन कर रहा था। आज रात फिर से एक दर्दनाक, नींद रहित रात होगी।